कोडिंग दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको इंजीनियर बनाने की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा नाम महेश है, मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैंने सारी पढ़ाई, जितनी भी पढ़ाई अपनी करी है वो सब ओपन से करी है। कॉलेज तक शायद मैं जा नहीं पाया, शायद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ कुछ बाउंड्रीज थी, जिन बाउंड्रीज की वजह से मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर पाया। उसके बाद भी मैं अच्छी एमएनसीज में, बहुत सारी अच्छी एमएनसीज में अच्छे काम करने के एक्सपीरियंस के साथ साथ करीबन 20 साल के आसपास से बच्चों को मैं ट्रेन करके, गाइड करके अलग अलग एमएनसी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, जहां पर जिस तरीके से चांसेस बन पाता उनको प्लेसमेंट में सपोर्ट कर रहा हूँ। सो हमारी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सीरीज चल रही, लाइक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर लैंग्वेज, सेस लैंग्वेज, डेटा एनालिटिक्स के प्रोफाइल्स को, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल्स को, ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल में बच्चों को मैं लीड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो अभी हमारी यूट्यूब की जो पहली प्राइमरी सीरीज जो चल रही है उसमें कम से कम 20-22 वीडियो बन पाई है। तो उस वीडियोस को और आगे बढ़ाने के लिए, सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट में हम लोग जो कवर कर चुके हैं उसमें हम प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती है, उनको कितने तरीके की होती है, लाइक इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं, लाइक सीक्वेंस स्टेटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, आइटरेशन स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जंप स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब इफ एल्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, इनको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, इन सब पर डिटेल वीडियो हम लेकर के बढ़ रहे हैं आगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले छोटा मोटा प्रोग्राम्स के साथ साथ कुछ बड़े प्रोग्राम्स भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे सीक्वेंस स्टेटमेंट, जिसमें कोई इफ एल्स, कोई लूप्स नहीं यूज हो रहा होगा। उसमें कुछ छोटे प्रोग्राम्स के साथ कुछ बड़े प्रोग्राम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन उनका। थैंक यू। तो चलिए, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? 4। सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइटरेशन और जंप। सीक्वेंस के अंदर सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, सिलेक्शन के अंदर इफ एल्स वगैरह, इफ आता है, एल्स आता है, आइटरेशन के अंदर लूप्स आते हैं और जंप के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, ये सब सारी चीजें आती है। तो आज हम जो पहले कैटेगरी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ पहले प्रोग्राम बना भी चुके हैं, 10-12 प्रोग्राम पहले ही बता चुका हूं मैं, वहां पर हमारी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सीक्वेंस स्टेटमेंट में कुछ और प्रोग्राम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीक्वेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्मॉल प्रोग्रामिंग, हम लोग छोटा प्रोग्राम से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा, ये सीक्वेंस स्टेटमेंट का ही है, ध्यान रखिएगा किसका है ये, सीक्वेंस स्टेटमेंट। मतलब सीक्वेंस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो कोड लाइन बाय लाइन रन हो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, सभी लाइनें रन होंगी सीक्वेंस में, पहला लाइन, फिर दूसरा, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ऐसे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन देखिए पहले सीक्वेंस स्टेटमेंट का, राइट, WAP का मतलब होता है राइट अ प्रोग्राम, ध्यान रखिएगा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कस्टमर आईडी। हमें क्या इनपुट करना है? कस्टमर आईडी, देन फिर कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, परचेज क्वांटिटी, यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द नेट पेमेंट। मतलब ये कह रहा है कि आप एक कस्टमर की आईडी डालो, कस्टमर का नेम डालो, प्रोडक्ट का नेम डालो, परचेज क्वांटिटी डालो एंड यूनिट प्राइस डालो, तो और उसका नेट पेमेंट कैलकुलेट करो कि कितना बनेगा। तो चलिए इसका आइडियाज देते हैं कि इसको, इस प्रोग्राम को कैसे बनाया जाएगा। जब भी एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम 4 स्टेप ध्यान रखते हैं। पहला स्टेप हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा स्टेप क्या करना होगा हमें? इनपुट, तीसरा स्टेप हमें क्या करना है? कैलकुलेशन, और चौथा स्टेप हमें आउटपुट करना है। तो ये चारों काम करके दिखाते हैं, पहले रन करके, लाइव रन करके दिखाते हैं आपको VS कोड में, सी लैंग्वेज का ये प्रोग्राम। उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर, इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वहां पर दिखाता हूँ आपको VS कोड में। तो सबसे पहले क्या करना है? VS कोड खोलना है हमारे को, VS कोड। तो VS कोड खुल जाएगा हमारे को। फिर हमें एक फोल्डर लेना है, ये तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई फोल्डर खुला है, हम अपना सी लैंग्वेज का फोल्डर कोई खोलेंगे, एक फोल्डर ले लेते हैं कोई भी। तो मैं जो ले रहा हूं सी लैंग्वेज का, हमारा एक ये प्रोग्राम है, फोल्डर है, इस सी लैंग्वेज का फोल्डर हमने बना रखा है। आप कहीं भी बना सकते हो फोल्डर, फिलहाल के लिए मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, डेस्कटॉप पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, किस लैंग्वेज के नाम से? सी लैंग्वेज के नाम से। देखिए सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का एक फोल्डर बना दिया। इसी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसी फोल्डर में हम प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब हमारे पास यहां से हम जाएंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। पहले प्लस पर क्लिक करते ही हम इसका नाम दे देते हैं प्रोग्राम का। इस प्लस से क्या होगा? एक फाइल ऐड कर पाएंगे। VS कोड को यूज करना भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो यहां से हम क्या कर देंगे? कस्टमर डॉट सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो सी क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता है। जैसे किसी भी लैंग्वेज का हम कोड करते हैं तो उस लैंग्वेज का एक्सटेंशन यूज करते हैं। तो हम जैसे C++ का कोड करेंगे तो CPP लगाएंगे, जावा का कोड जावा लगाएंगे, पाइथन का कोड .py लगाएंगे, PHP के लिए .php लगाएंगे। इससे क्या होता है? कंपाइलर हमारा फाइल के टाइप को आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप की फाइल हम लोग यूज करें, कौन सी लैंग्वेज की फाइल है, इसी तरीके से कंपाइलर डिसाइड कर पाता है। तो हमने .c से सेव कर दिया।
अब हम यहाँ पर कोड को टाइप करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर एआई वगैरह नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो इंक्लूड करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल को ऐड करना। तो हेडर फाइल ऐड कर लेते हैं, स्टूडियो का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर हमें कोई भी इनपुट आउटपुट करना है तो एक लाइब्रेरी है ये। इस लाइब्रेरी के अंदर हम क्या करते हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को हम यूज करेंगे, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। तो ये सारे फंक्शंस हमें इन्हीं लाइब्रेरी के अंदर बने हुए हैं। किसने बनाया? डेनिस रिची ने। कब बनाया? 1972 में, जब सी लैंग्वेज हमारा स्टार्ट हुआ, उसी टाइम से ये स्टार्ट हुआ हमारा। सो अब आते हैं इसमें, हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे इंट मेन। फंक्शन क्या करता है? जनरली एक फंक्शन तरीके से एक एक्शन बोल सकते हो। इंट मेन एक इंट का है, ये रिटर्न टाइप है। किसी भी फंक्शन के आगे हमें उसका रिटर्न टाइप लगाना जरूरी होता है किसी भी लैंग्वेज में। और ये फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन। ये ओपन क्लोज ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन को। फंक्शन का मतलब इसके अंदर ये जो ओपन क्लोज ब्रैकेट है, इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो काम होगा। कोई भी काम हमें कैलकुलेशन करना है, प्रिंट करना है, स्कैन करना है, आउटपुट करना है, कोई फाइल रीड करना है, फाइल राइटिंग करनी है, तो हम यहाँ पर वो कोड लिखेंगे, वो कर जाएगा काम। तो एक प्रोग्राम में चार काम कौन कौन सा काम? पहला काम कमेंट करके ये लिख रहा हूं। पहला काम हमें वेरिएबल, ये कमेंट लाइन है, ध्यान रखना है। क्या है ये? कमेंट लाइन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमें सिंटैक्स में ही लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल कितने बनाने हैं हमें? इंट, हमने एक वेरिएबल बना दिया कस्टमर आईडी, और कस्ट आईडी शॉर्ट में कर दिया मैंने। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया कैर वेरिएबल हमने बनाया नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल। एक तरीके से वेरिएबल ना बोल करके जनरली इसको हम एरे बोलते हैं। तो एक हमने नेम बना दिया, किसका नेम? कस्टमर नेम, शॉर्ट में लिख दिया कस्टमर नेम। और फिर हमने कैरेक्टर टाइप का एक और स्ट्रिंग बनाया हमने, प्रोडक्ट नेम। इसमें हम प्रोडक्ट का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप परचेज कर रहे हैं या डेस्कटॉप परचेज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का। फ्लोट हमने डाल दिया क्वांटिटी, QTY, क्वांटिटी शॉर्ट में कर दिया। यूनिट प्राइस लिख दिया, यूनिट प्राइस। और हमने नेट पेमेंट कैलकुलेट करना है हमें, नेट पेमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम हमसे मांगना चाहिए क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, ये और क्वांटिटी और नेट यूनिट प्राइस हमसे इनपुट मांगेगा और हमें फाइनली नेट पेमेंट कैलकुलेट करके दे देगा। तो चलिए ये भी करके दिखाते हैं। अब दूसरा काम, इनपुट कंप्लीट हो, सॉरी वेरिएबल डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। दूसरा काम अब हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सॉरी इनपुट कैसे करेंगे? सेकंड काम हमारा इनपुट है। इनपुट मतलब इन वेरिएबल में वैल्यू कैसे आएगी। जो ये वेरिएबल का मतलब हो गया एक तरीके से पॉट हो गए, एक पॉट ये, एक पॉट ये, एक पॉट ये। अब इनको और मैं डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। तो इनपुट का काम कैसे करना है हमें? सबसे पहले तो मैं एक मैसेज डालूंगा, स्क्रीन पर प्रिंट करके मैसेज देगा कि एंटर कस्टमर आईडी। ये मुझे एक मैसेज पास करेगा, कस्टमर आईडी स्क्रीन पर लिखेगा। अब जो स्क्रीन पर आप वैल्यू डालोगे कस्टमर की आईडी के लिए, वो ये उठाएगा वहां से, स्कैन फंक्शन स्कैन करेगा और इसको ला करके एड्रेस ऑफ कस्टमर आईडी वेरिएबल में डाल देगा। कस्टमर आईडी का जो एड्रेस है उस एड्रेस पर ला करके इस वैल्यू को डाल देगा, जो वैल्यू आप स्क्रीन पर डालोगे। स्कैन का काम है इस वैल्यू स्कैन करना। अब अगला काम है हमारा, फिर से हम यहां डालेंगे एंटर कस्टमर नेम। अब ये मुझसे कस्टमर नेम मांगेगा। कस्टमर नेम के लिए स्कैन ऑफ करेंगे, %s लगाएंगे। स्ट्रिंग के लिए s यूज होता है, ध्यान रखना है। यहाँ d क्यों यूज किया था? क्योंकि ये कन्वर्जन स्पेसिफायर है। ये स्क्रीन पर जो वैल्यू रीड करता है वो एज अ टेक्स्ट रीड करता है। तो ये इंटीजर उसको किस में कन्वर्ट कर, ये d क्या करेगा? इंटीजर को स्पेसिफाई करता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है और फिर कस्टमर आईडी में डालेगा, ध्यान रखना है। इसी तरीके से एंटर कस्टमर आईडी, ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर ला करके किस में डाल देगा? कस्टमर नेम वेरिएबल में। स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ एंड लगाने की जरूरत नहीं है, ये बाद में बात करूंगा मैं। यहाँ पर एंड लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला इनपुट करेंगे, दो चीजें तो इनपुट हो गई, क्या क्या? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम। अगला इनपुट हम डालेंगे, मैसेज करेंगे, तो मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन पर एक एंटर प्रोडक्ट नेम। अब प्रोडक्ट नेम हमको बोलेगा इनपुट करने के लिए, हम इनपुट कर देंगे स्कैन ऑफ %s प्रोडक्ट नेम। उसके लिए भी हम प्रोड नेम, ऊपर वेरिएबल जो सेम वेरिएबल आप यहाँ बनाए हो, ध्यान रखना है वही वेरिएबल यहाँ यूज करने होते हैं इनपुट के लिए। तो हम यहाँ एंड लगाएं या ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए स्ट्रिंग के लिए। अब ये एंड क्यों लगाते हैं? एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब स्ट्रिंग में क्यों नहीं लगाने? ये दोनों ही स्ट्रिंग वेरिएबल, इसलिए हमने लगा भी दिया। नहीं लगाऊंगा तो भी एरर नहीं आएगा, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको समझ लेना कि सभी के साथ एंड लगाना जरूरी है। अभी ये मान लो सभी के साथ एंड ही लगाओ, बाद में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे बोलेगा एंटर द प्रोडक्ट क्वांटिटी, कितना सामान, कितना क्या काउंट में आपने परचेज किया।
क्वांटिटी, स्कैनफ, अच्छा यहाँ पर एक स्कैनफ की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हाँ फिर से सही किया है, स्कैनफ परसेंटेज एफ, और हमने एड्रेस ऑफ क्यू टी वाई कर दिया। फिर हमने एक और मैसेज पास किया, प्रिंट एफ एंटर प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, ये भी हमें स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करेगा। स्कैन ऑफ परसेंटेज एफ, और हमने एंड यूनिट प्राइस, ये भी एड्रेस में हम इसी एड्रेस में हमने इनपुट ले लिया, इसी वेरिएबल में हमने इनपुट ले लिया। यूनिट प्राइस में जो हम स्क्रीन पर यूनिट प्राइस डालेंगे, ये क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा और ला करके किस में डाल देगा, देखो यहाँ पर गलती हो गई थी, एफ रहेगा, परसेंटेज एफ मतलब फ्लोट, तो ये यूनिट प्राइस में स्क्रीन से वैल्यू रीड करेगा और फ्लोट यूनिट प्राइस में लाएगा। क्वांटिटी जो डालोगे क्वांटिटी में लाकर डालेगा, प्रोडक्ट नेम डालेगा, कस्टमर नेम डालेगा, और ये सारा इनपुट हमारा कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना है, सबसे पहला कस्टमर नेम इनपुट हो जाएगा, फिर कस्टमर आईडी, फिर कस्टमर नेम, फिर प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, इतनी इनपुट हो गई। अब तीसरा काम जो आपका कैलकुलेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। हाउ यू विल डू द कैलकुलेशंस, लेट आई शो यू। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक सिंपल सा क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई कर देना हमारे को, तो नेट पेमेंट निकल जाएगा। तो नेट पेमेंट निकालेंगे, कैसे निकलेगा, क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस, बस। तो ये क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस कर दिया, तुम्हारा नेट पेमेंट निकल जाएगा। अब जो ये हो गया मेरा कैलकुलेशन, ये वर्क नंबर मेरा था थर्ड, एक्शन नंबर 3। अब एक्शन नंबर 4 मेरे को आउटपुट करना है। क्या करना है, आउटपुट। तो आउटपुट क्या कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें, हम कुछ चीजें डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम सब चीज डिस्प्ले करेंगे। मैंने यहाँ पर /n का मतलब होता है न्यू लाइन में मैसेज डिस्प्ले करेगा। प्रिंटफ द कस्टमर आईडी, और इसके अंदर परसेंटेज टी, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे कस्टमर आईडी। फिर प्रिंट एफ में मैसेज लिखेंगे, प्रिंट एफ तो कस्टमर /n के साथ /n कस्टमर नेम, परसेंटेज एस स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पर हमें कस्टमर नेम को भी डिस्प्ले करना है। ये जो है ये /n न्यू लाइन में, हर लाइन नए मैसेज में आएगा। अगर ये n नहीं लगाऊंगा तो ये वाला लाइन इस लाइन के आगे आ जाएगा, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए /n लगा, न्यू लाइन दे दिया हमने। यहाँ डी छूट गया था, परसेंटेज डी किस लिए, ये वाला जो हमारा कस्टमर आईडी इंटीजर टाइप का है, तो जब इसको प्रिंट करेगा ये टेक्स्ट टाइप में होता है, मेमोरी से वैल्यू को लाएगा और प्रिंट कन्वर्ट करेगा इंटीजर में, तब स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। ऐसे ये भी कन्वर्जन स्पेसिफायर है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करके प्रिंट करेगा। फिर आगे डिस्प्ले करते हैं प्रिंटफ, आगे डिस्प्ले करते हैं द प्रोडक्ट नेम को भी हम प्रिंट करा देते हैं, परसेंटेज एस, प्रोड नेम को प्रिंट कर जाएगा। फिर हम प्रिंट करेंगे /n द प्रोडक्ट क्वांटिटी को प्रिंट करने के लिए परसेंटेज एफ, क्वांटिटी QTY शॉर्ट में कर दिया क्वांटिटी। नाउ अब हमें यूनिट प्राइस प्रिंट करना है, द प्रोडक्ट यूनिट प्राइस, इसको भी डिस्प्ले करेंगे परसेंटेज एफ के साथ, यहाँ लगा देंगे यूनिट प्राइस, ये भी प्रिंट हो जाएगा। अब फाइनली हमारा नेट पेमेंट प्रिंट करना है, /n द नेट पेमेंट कैसे निकालना है, तो इसके लिए परसेंटेज एफ और लगा दिया नेट पेमेंट, खत्म। इतना काम करने के बाद बस आपको इस प्रोग्राम को रन करना है, कुछ नहीं। सेव किया मैंने प्रोग्राम को, जाना है रन C++ फाइल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर, अब आपको रन हो जाएगा तो आपको एंट्रीज शुरू कर देना है डालना। सबसे पहले क्या कस्टमर आईडी, आपने क्या मैसेज डाला था प्रिंट में, एंटर कस्टमर आईडी, तो इसलिए ऐसे बोल रहा है। अब जो कस्टमर आईडी मैं यहाँ पर डालूंगा, ये 101 यहाँ से स्कैन करेगा और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और एड्रेस ऑफ कस्टमर आईडी वेरिएबल में डाल देगा। ऐसे एंटर करूंगा, फिर हमसे कस्टमर नेम मांग रहा है, हमने राहुल डाल दिया। फिर हमसे प्रोडक्ट नेम मांग रहा है, प्रोडक्ट नेम हमने लैपटॉप डाल दिया। फिर हमसे क्वांटिटी मांग रहा है, हमने 3 पीसेस कर दिया। हमसे यूनिट प्राइस मांग रहा है, हमने 40K कर दिया, 40,000। अब हम एंटर करेंगे तो देखो इसका जो बिल बन करके निकल करके आ गया, कंप्लीट डिटेल आ गया आउटपुट में।
क्या आया, हमने क्या क्या डाला, कस्टमर आईडी 101, नेम राहुल, लैपटॉप, क्वांटिटी 3, यूनिट प्राइस इतना। उसके बाद उसने डिस्प्ले किया आउटपुट में, देखिए क्या क्या मैसेज में दिया, कस्टमर आईडी 101, नेम राहुल, लैपटॉप आपने डाला था, 3 क्वांटिटी डाली थी आपने, प्राइस आपने 40,000 डाला था, आपका नेट पेमेंट आ गया 1,20,000। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए आ जाइए, अब आपको पेन पेपर पर इसको समझाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को एक बार फिर से आइडिया दे देता हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक्सप्लेन करने चलो वन बाय वन, आपको डायग्राम में बाकायदे सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको एक डिटेल्ड आइडिया लग जाए कि प्रोग्राम कैसे रन होता है और प्रोग्राम्स कैसे, एक सिंपल प्रोग्राम सीक्वेंस स्टेटमेंट कैसे आप रन करते हो। तो क्वेश्चन क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, परचेज क्वांटिटी, यूनिट प्राइस एंड प्रोडक्ट यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड कैलकुलेट द नेट पेमेंट। हमें नेट पेमेंट कैलकुलेट करना है अगर हम उसका यूनिट प्राइस और क्वांटिटी डाल देते हैं प्रोडक्ट का। तो इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसमें समझना है कि क्या लॉजिक है, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स इसमें लगेंगे। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स होंगी वो होंगी सीक्वेंस स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पर कोई इफ एल्स कोई लॉजिक कोई कंडीशन बोला ही नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या होंगे, सीक्वेंस, जो लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय सारी लाइन कोड के एग्जीक्यूट होंगे। जितनी लाइन यहाँ पर, जैसे एक यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर के लास्ट तक सारी लाइनें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां से इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, स्टार्टिंग में अगर ध्यान दोगे तो 4 काम आपको हमेशा ध्यान रखना। पहला वर्क आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, दूसरा वर्क आपका इनपुट करना, तीसरा आपका कैलकुलेशन करना और चौथा आपका आउटपुट करना। ये 4। तो अब हम समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने ये हैश इंक्लूड स्टूडियो.h क्यों ऐड किया। ये इसलिए ऐड किया ताकि हम लोग क्या कर पाए, एक लाइब्रेरी है एक तरीके से। तो studio.h का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। इस हेडर फाइल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जैसे एक तो printf फंक्शन है और एक scanf फंक्शन है। ये दोनों ही फंक्शन इस studio.h के अंदर पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये मेन क्या है, एक हमारा फंक्शन है जो कि जहां से हमारा कोड एंट्री करता है, स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन। यहीं से हमारा कोड मेन मेथड से, मेन फंक्शन से हमारा कोड क्या होगा, स्टार्ट एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन यहीं से हमारा स्टार्ट होगा, किस फंक्शन से, मेन फंक्शन से। अब पहला स्टेप हमारा प्रोग्राम का सबसे पहला स्टेप क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब जितनी वैल्यू इनपुट करने के लिए बोला है और कैलकुलेट करने के लिए बोला, उतना वेरिएबल हम पहले बनाएंगे। तो सबसे पहले बोला है कस्टमर इनपुट कस्टमर आईडी, तो हमने एक वेरिएबल कस्टमर आईडी ले लिया। फिर एक हमने कस्टमर नेम ले लिया, फिर एक प्रोडक्ट का नेम ले लिया, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और नेट पेमेंट। देखो टाइप ध्यान रखना पड़ेगा कि कस्टमर आईडी हमने इंटीजर ले लिया, अगर हमें जरूरत पड़ी कि हमारे अपने बिजनेस के हिसाब से हो सकता है इसको स्ट्रिंग रखना पड़े। कस्टमर नेम हमेशा हम कैरेक्टर टाइप का लिया है हमने और ये स्ट्रिंग है, मैक्सिमम 100 लेटर हम डाल सकते हैं। प्रोडक्ट नेम मैक्सिमम 150 लेटर डाल सकते हैं। क्वांटिटी फ्लोट टाइप की है, मतलब इसमें हम पॉइंट की वैल्यू भी डाल सकते हैं। यूनिट प्राइस फ्लोट वैल्यू है, नेट पेमेंट फ्लोट वैल्यू है। तो ये जैसे ही आप ये इतना डिक्लेयर करोगे, ये सारे क्या करेंगे, आपको रैम में स्पेस एलोकेट कर देंगे। तो एक स्पेस आपका बन जाएगा किस नाम से, कस्टमर आईडी नाम से, और इसको मेमोरी में क्या मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। दूसरा स्पेस आपको बन जाएगा किस नाम से, कस्टमर नेम के नाम से। तीसरा वेरिएबल आपका बन जाएगा प्रोडक्ट नेम के नाम से। अगला आपका बन जाएगा क्वांटिटी के नाम से, और उससे अगला आपका बन जाएगा यूनिट प्राइस के नाम से। उससे अगला आपका बन जाएगा नेट पेमेंट। ये सारे स्पेसेस मेमोरी में ऐसे बन जाएंगे, और हर मेमोरी को, हर वेरिएबल को कुछ ना कुछ एड्रेस मिलता है। जैसे ये, तो ये कस्टमर नेम और प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो इनमें ज्यादा स्पेसेस होते हैं, तो इनको भी कुछ ना, फॉर एग्जांपल इसका 102 है, इसका 112 है, 112 स्पेस है, स्टार्टिंग एड्रेस है। क्वांटिटी का कुछ एड्रेस है, 150 है एड्रेस है, इसका 154 है, इसका 158 है। ये मेमोरी एड्रेस है, ये ध्यान रखना। ये जो नीचे मैंने लिखा है मेमोरी का एड्रेस है। जब भी कोई वेरिएबल मेमोरी में स्पेस लेता है तो उसको क्या मिलता है, एड्रेसेस मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको स्टेप 2 ध्यान रखना। पहला स्टेप तो आपका सारा हो गया, आपने वेरिएबल बनाया तो रैम में स्पेस एलोकेट कर लेगा। अब आते हैं ये वाले, ये हमारे एलोकेट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैंने रैम इधर देखिए आकर के। अब आते हैं हम लोग आगे, स्टेप 2 ये वाला। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 इनपुट करना। इनपुट करने का मतलब होता है स्कैन वैल्यू फ्रॉम कंसोल और ब्लैक आउटपुट स्क्रीन एंड पुट इनटू वेरिएबल्स। मतलब आउटपुट स्क्रीन से आपसे वैल्यू मांगे और इन वेरिएबल्स में जो बने इनमें ला करके डालें। तो चलो इसको अब स्क्रीन पर डिस्कस करते हैं। ऐसे करके बना लेता हूँ मैं, थोड़ी स्क्रीन छोटी हो गई, थोड़ा इसको बड़ा स्क्रीन बनाते हैं ऐसे करके।
ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट स्क्रीन हो गया। जहां पर अब जैसे ही आप हमने प्रिंट में एक मैसेज लिखा, प्रिंटएफ में हमने एक मैसेज लिखा, तो जो प्रिंटएफ में लिखूंगा वो एज इट इज स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। हमने लिखा हुआ है एंटर कस्टमर आईडी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कस्टमर को, और आपने अगर 101 डाला तो ये 101 डालने का चांस कौन देता है, ये स्कैन फंक्शन, ध्यान रखना है। प्रिंट आपको स्क्रीन पर मैसेज यहां ले जाता है, स्कैन क्या करता है, यहां से वैल्यू स्क्रीन पर आपको डालने का चांस देगा और उठा करके कस्टमर आईडी वेरिएबल में ले जाकर डाल देगा। लेकिन एड्रेस ऑफ कस्टमर आईडी और परसेंटेज डी का मतलब होता है कन्वर्ट इनटू इंटीजर, जो यहाँ पर वैल्यू आप डालते हो वो एज ए दिखने को तो नंबर दिख रहा है, लेकिन ये नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है, ये है एज ए स्ट्रिंग समझता है, कैरेक्टर समझता है, A to Z समझता है कंप्यूटर। तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कौन करेगा, ये परसेंटेज डी, फिर इसको किस में डालेगा, एड्रेस ऑफ कस्टमर आईडी, ये रैम में ले जाकर के डालेगा, ये स्पेस है रैम में, तो ये रैम में कस्टमर आईडी जो बना हुआ इस स्पेस पर ला करके 101 डाल देगा। फिर इसके बाद आपको एक और मैसेज डालेगा, बोलेगा एंटर कस्टमर नेम, इस तरीके का एंटर कस्टमर नेम। अगर आपने राहुल डाल दिया तो ये राहुल को क्या करेगा, यहां से स्कैन करेगा और यहां से स्कैन करने के बाद ले जाएगा कस्टमर नेम में। तो यहां पर इसके साथ एंड लगाने की जरूरत नहीं होती, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो भी स्ट्रिंग वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप की जो वैल्यूज होती हैं उसके साथ आपको एंड यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं, स्ट्रिंग। तो ये एस है, परसेंटेज एस का मतलब स्ट्रिंग, और जहां पर कैरेक्टर ये वाला एरे टाइप का दिखता है, ये नंबर्स दिखते हैं, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ध्यान रखना है। ये मैक्सिमम 100 कैरेक्टर 150 कैरेक्टर ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला, ये दोनों ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग हमारी वैल्यू स्कैन करके कस्टमर नेम में ले आएगा। कस्टमर नेम में अगर आपने देखो डालोगे तो ये मेमोरी में, यहाँ तो वेरिएबल दिख रहा है, जब यहाँ पर आप रैम में ले जाकर ऐसे राहुल को सेट कर देगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट को नेम को, फिर क्वांटिटी आपको बोलेगा एंटर क्वांटिटी, मान लो क्वांटिटी आपने कितना डाल दिया, आपने डाल दिया 3, फिर आपको बोलेगा एंटर यूनिट प्राइस, प्राइस या यूनिट प्राइस, आपने जो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है ये इस तरीके से क्वांटिटी बोलेगा, यूनिट प्राइस बोलेगा, तो आपने यहाँ पर डाल दिया 40 के। तो ये सारी वैल्यू स्कैन करके यहाँ पर क्वांटिटी को क्वांटिटी वाले में डालेगा, यूनिट प्राइस को यूनिट प्राइस में ले जाएगा, क्वांटिटी आपने 4 लिया हुआ 4 ले जाएगा, यूनिट प्राइस आपने 40 के लिया हुआ तो 40 के डाल देगा। इस तरीके से हो गया, यहाँ तक का इनपुट आपका काम हो गया। तो अब आपका दूसरा काम कंप्लीट हो गया, कहाँ तक का, इनपुट तक का, यहाँ तक का। अब तीसरा काम आपका कैलकुलेशन है। तो देखो कैलकुलेशन करता कौन है, सीपीयू करता है। तो ये तो मॉनिटर है हमारा, ये रैम है, तो यहीं पर हमारे पास कंप्यूटर में एक डिवाइस और लगी होगी, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, सीपीयू। सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर क्या है, 2 डिवाइस होती है, 2 यूनिट होती है, एक यूनिट का नाम है सीयू और एक यूनिट का जो एक्चुअल कैलकुलेशन करता है उस यूनिट का नाम है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये क्या करेगा, जैसे आपने कैलकुलेशन वाली ये लॉजिक डाला तो क्या करेगा, सीपीयू रैम से वैल्यू उठाएगा, ये दोनों वैल्यू क्वांटिटी को भी उठा लेगा सीयू और यूनिट प्राइस को भी उठा लेगा और एएलयू को दे देगा। एएलयू क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा। अच्छा यूनिट, अच्छा क्वांटिटी में आपने 3 डाला हुआ, सॉरी, तो 3 इंटू 40 के, ये इसका रिजल्ट निकाल देगा 1,20,000। तो 1,20,000 कैलकुलेट करने के बाद फिर से यहाँ पर स्टोर भी कर देगा नेट पेमेंट में, क्योंकि आपने जो वैल्यू स्टोर कराई है यहाँ पर नेट पेमेंट में ही स्टोर कराई है, यहाँ पर देखिए ऐसे। तो ये हो गया कैलकुलेशन। अब आपका फाइनल स्टेज 4 आउटपुट करना, डिस्प्ले करना। तो प्रिंट फंक्शन में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो सारा स्क्रीन पर डिस्प्ले में आता है। तो पहली लाइन में आपने देखो प्रिंट में क्या लिखा हुआ, आउटपुट, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट, आउटपुट इस तरीके ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने अगले प्रिंट में लिखा हुआ द कस्टमर आईडी, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा द कस्टमर आईडी। आईडी यहां तक तो ठीक है। उसके बाद इस परसेंटेज डी पर क्या करता है, इसके बाहर निकल करके इस बॉक्स में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले करेगा। डी का मतलब कन्वर्जन स्पेसिफायर, यहाँ पर जो वैल्यू आ गई फिर से स्ट्रिंग में आ गई तो उसको इंटीजर में ला करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो ये देखो 101, इस बॉक्स में 101 वैल्यू पड़ी हुई है तो यहाँ पर डिस्प्ले कर जाएगा 101। फिर प्रिंट करेगा द कस्टमर नेम, द कस्टमर नेम, आपने राहुल लिखा हुआ तो राहुल प्रिंट कर जाएगा। देखो अगला कस्टमर नेम प्रिंट कर जाएगा, ऐसा यहाँ पर आपने प्रिंट में लिखा। फिर ऐसे सभी वैल्यू को प्रिंट कर जाएगा। लास्ट में आपको क्या प्रिंट करेगा, ये वाली लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, फाइनल वाली लाइन, द आपने लिखा हुआ द प्रोडक्ट नेट पेमेंट, द प्रोडक्ट नेट पेमेंट,
नेट पेमेंट, तो वो आ गया 1,20,000। तो इस तरीके से आपका आउटपुट कंप्यूटर जनरेट करता है। ध्यान रखना परसेंटेज एफ जो है, इस जैसे यहाँ तक की वैल्यू तो एज इट इज प्रिंट आ जाएगी, द प्रोडक्ट नेट पेमेंट, और जैसे ही परसेंटेज ऑफ आएगा इस बाहर निकल कर इस बॉक्स में जो वैल्यू पड़ी है, और ये बॉक्स मतलब ये रैम में जो वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू को यहाँ लाएगा, डिस्प्ले करेगा इसकी जगह पर। तो देखो ये यहाँ पर रैम में इतनी वैल्यू पड़ी हुई थी, तो ये 1,20,000 यहाँ पर डिस्प्ले करेगा इसके साथ। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत सारी और इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में आने वाला हूँ। थैंक यू।